बुद्धि उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी नेताजी का चश्मा के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। स्वयं प्रकाश जी की रचना एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है कि हम अपनी धरोहरों के प्रति, अपने नेताओं की मूर्तियों के प्रति, अपनी जो भारत की संस्कृति विरासत है उसके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है और अपने हम उत्तरदायित्व को कितना निर्वहन कर रहे हैं, एक करारा चोट करते हुए ये पूरी रचना समर्पित है। तो आइए इस रचना की एक एक पंक्तियाँ हम सभी समझने का प्रयास करें कि स्वयं प्रकाश जी ने नेताजी की मूर्ति और चश्मे के माध्यम से हम सभी को सजग करने का प्रयास किया है कि जो भी संरक्षित चीज़ें हैं, हमारे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या जो भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी धरोहर है उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होती। तो आइए एक एक पंक्तियों का इसका अध्ययन करेंगे। हालदार साहब, हालदार कंपनी में एक ऊंचे पद पे जो व्यक्ति थे उन्हें हालदार कहते हैं। यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हालदार साहब को हर 15 दिन कंपनी के काम के सिलसिले से एक कस्बे से गुजरना पड़ता था, यानी उस कस्बे से गुजरना पड़ता था जहाँ पे नेताजी, यानी नेताजी किसको कहा गया है? सुभाष चंद्र बोस को कहा गया है। जैसे बापू किसको कहा गया है? महात्मा गांधी को। चाचा जी नेहरू को। तो नेताजी का तात्पर्य वही है, सुभाष चंद्र बोस, जिनका एक प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यानी हमारे देश को रक्त से सींचने का प्रयास, अपने लिए तो पूरा जीवन समर्पित कर दिया, औरों को भी इस क्षेत्र में उन्होंने प्रेरित किया। ऐसे व्यक्ति की मूर्ति थी उस कस्बे में। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, कस्बा का जो आकार प्रकार था वो बड़ा नहीं था जिसे पक्का महान मकान कहा जा सके। कुछ ही मकान थे, बाकी कच्चा हाउस थे। जिसे बाजार कहा जा, एक छोटा सा बाजार था। कस्बे में लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना था और 2 ओपन एयर यानी बिना छत के 2 ओपन एयर और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका आप जानते हैं, जैसे जो कार्य गांव में ग्राम पंचायत का होता है, प्रधान का होता है, वही कार्य शहरों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए, तमाम शहरी लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं, बेसिक जो उनकी सुविधाएं प्रदान करने वाला नगर पालिका होती है। तो ऐसी एक नगर पालिका थी, कुछ न कुछ करती भी रहती थी। नगर पालिका अपने उत्तरदायित्व को निभाती रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेश टॉयलेट रूम बनवा दिया, कभी कबूतरों के लिए छतरी बनवा दिया, तो कभी चूँकि साहित्य समाज का दर्पण है तो कभी सम्मेलन करवा दिया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड, यानी नगर पालिका के किसी उत्साही कार्यकर्ता या बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने, जिसके अंदर देशभक्ति का जज्बा था, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। ये कहानी उसी प्रतिमा के बारे में, उसी स्टैचू, उसी मूर्ति के बारे में जो आज हम सभी को अध्ययन करना है, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में, यानी चश्मे के बारे में है। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश में मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने, अच्छी मूर्तिकारों या मूर्ति की लागत जो थी, अनुमान और जो बजट था उससे कहीं ज़्यादा होने के कारण, यानी जो नगर पालिका ने एक बजट बनाया होगा कितनी मूर्ति पे हम पैसे खर्च करेंगे, तो लगता था कि उससे अधिक बजट हो गया हो, या चिट्ठी पत्री में समय न बर्बाद हो जाए कि देश के कोने कोने में कौन मूर्तिकार हैं उनसे पत्र व्यवहार किया जाए। बोर्ड की शासनावधि समाप्त हो रही थी, क्योंकि इसी तय सीमा में धन को भी खर्च करना, जैसे ग्राम पंचायतों का एक 5 वर्षीय कार्यक्रम होता है, बजट होता है, एक प्रधान का कार्यकाल समाप्त होता है तो जल्दी जल्दी वो कार्य कराते हैं। तो वैसी हालत वहाँ थी। घड़ियों किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। समय नहीं है, बजट कम है, इसलिए लोकल, आज हमारे देश की भी डिमांड है, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री भी आह्वान करते हैं लोकल पे वोकल होना है, तो उस समय नगर पालिका ने भी यही निर्णय लिया होगा। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल, याद रखिएगा एमसीक्यू के लिए, मोतीलाल जी को ही ये काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। यानी ये कार्य स्थानीय
कलाकार और ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को दे दिया गया था, जो बता भी रहे थे 1 महीने के अंदर अंदर इस मूर्ति को हम बना देंगे। जैसा कहा जा चुका था, मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक से और कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट थी। और जो 2 फुट की मूर्ति होती है उसे हम बस्ट कहते हैं, याद रखिएगा। जो 2 फुट की मूर्ति होती है उसे वस्ट कहते हैं। और ये मूर्ति सुंदर भी थी। नेताजी बिल्कुल आकर्षक लग रहे थे, सुंदर लग रहे थे, मासूम लग रहे थे, कम से कम उम्र के लग रहे थे। फौजी वर्दी में, आप कभी भी नेताजी की कोई भी मूर्ति देखे होंगे तो फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही भावना मन में आती थी, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। प्रयास में बिल्कुल भी कमी नहीं थी। आप कह सकते हैं कि एक छोटे कस्बे के लोगों का इस तरह का प्रयास अपने आप में एक महत्वपूर्ण था। सब कुछ ठीक था, नेताजी सुंदर लग रहे थे, हमारे अंदर उस मूर्ति को देखकर भावना, देशभक्ति भावना भी आ रही थी। बस एक ही कसर थी, खटकती थी। वह क्या थी? नेताजी की आंखों पे चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। जैसे पूरी मूर्ति से जो भी मैचिंग करते हुए होना चाहिए। यानी जो मूर्ति अगर मान लीजिए आपकी लोहे की है तो चश्मा अगर मान लीजिए प्लास्टिक का हो तो भी विपरीत हो जाता है। तो ये बिल्कुल यही हाल था। मूर्ति संगमरमर की थी लेकिन चश्मा नहीं था। एक सामान्य और सचमुच चश्मे यानी चौड़ा फ्रेम वाला मूर्ति को पहना दिया गया था, एक रियल चश्मा पहना दिया गया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पे पान खाने के लिए रुके तो उन्होंने इसे लक्षित किया और उनके चेहरे पे कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। उनके चेहरे पे एक आश्चर्य भरी मुस्कान फैल गई और उन्होंने एक शब्द भी कहा, एक वाक्य भी कहा, वाह भाई, आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा बिल्कुल रियल। मूर्ति भले ही पत्थर की है लेकिन चश्मा बिल्कुल रियल दिखाई दे रहा है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे। अंत में इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का प्रयास की सराहना करनी चाहिए। थोड़ी कमियां भले हो, अगर छोटे स्तर पे अगर कोई बड़ा प्रयास हो रहा है, अगर उसमें कुछ कमियां भी हैं, उस कमियों को हमें दबाना चाहिए। हमें ज़्यादातर पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढना चाहिए। ज़्यादातर लोग हैं कमियों को पहले ढूंढते हैं और सकारात्मक चीज़ों को बाद में। जैसे मैं कई बार शायद आपको उदाहरण बताया हूँ, एक वाइट बोर्ड है, उसमें मैंने ब्लैक जो है मार्कर से मैंने एक पॉइंट बना दिया। अधिकतर लोगों से मैंने पूछा क्या दिखाई दे रहा है, लोगों ने का उत्तर 99% का होगा आपने एक पॉइंट बनाया। बहुत कम ही लोग होंगे कि कहेंगे सब वाइट दिखा रहा, बस एक छोटी सी बिंदी दिखाई दे रही, नहीं ज़्यादातर भाग वाइट दिखाई दे रहा। यानी हम हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई होती है, लेकिन मानव की फितरत है, मानव की आदत है, कमियों को ज़्यादा देखता है, अच्छाइयों को नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अच्छाइयों को ज़्यादा देखना चाहिए, कमियों को कम। उन्होंने कहा कम से कम इनका प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है। वरना तो देशभक्त आजकल भी एक मजाक की चीज़ हो रही है। तमाम जो हैं कॉमेडी शो देखें आप, तमाम चुटकुले देखें सोशल मीडिया पे, अधिकतर नेताओं पे होता है। मैंने एक क्लास 3 के एक बच्चे से एक जोक सुना। उसने कहा कि बताइए, महात्मा गांधी जी को एक बच्चे ने गिफ्ट दिया जिसको देखकर वो रोने लगे, वो गिफ्ट कौन सा था? फिर उसने उत्तर भी बताया, वो था कंघी, क्योंकि बापू के पास बाल नहीं थे। अब बताइए, अब बचपन में ये भावना महात्मा गांधी जो देश के लिए राष्ट्रपिता की संज्ञा प्राप्त हुए हैं और प्राप्त किए हैं, जो देश के लिए अपनी पूरी जीवन को समर्पित कर दिया। आज गांधी जी एक व्यक्ति नहीं थे, गांधी जी एक विचार हैं। आज देखिए उनके बताए हुए खादी आश्रम, वहाँ पे भी लिखा रहता है खादी वस्त्र नहीं विचार है, क्योंकि उन्होंने एक विचार भी दिया था। खादी धारण करने वाले के अंदर सत्यनिष्ठता, ईमानदारी, कुशलता, ये सारे गुण होने चाहिए। लेकिन आज देशभक्ति भी मजाक बन के रह गई है। आज तमाम नेताओं पे मजाक किया जाता है।
ऐसे जो हमारे देश के लिए जान दे दिए हैं, बिल्कुल ऐसे हमारे जो देश के लिए स्वतंत्रता के लिए जो आजीवन संघर्षशील रहे, उनके प्रति बिल्कुल ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है, जैसे गांधी जी स्वच्छ भारत अभियान में दिखाई देता है। हालदार साहब का कौतुक और बड़ा, वाह भाई आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती है, लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। फिर उनका जिज्ञासा और बढ़ गया था। तीसरी बार आए तो उन्हें एक और भी नया चश्मा परिवर्तन दिखाया। जब भी आते थे उन्हें अलग चश्मा दिखाई पड़ता था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, जब भी कस्बे से गुजरते समय चौराहे पे रुकना, पान खाना, मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतुक दुर्मनीय हो उठा, जब कई बार उन्होंने परिवर्तन को देखा, हर बार मूर्ति में कुछ न कुछ चीज़ें, चश्मा चेंज हो जाता, उनके मन में जिज्ञासा आई, आखिर वो कौन सा व्यक्ति है जो इस तरह के परिवर्तन करता है। उन्होंने पान वाले से पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है, हर बार कैसे परिवर्तन हो जाता है। पान वाले खुद के मुंह में पान ठूस लिया था। देखिए धूम्रपान और इस तरह की जो नशे की वृत्तियां हैं वो काफ़ी अच्छी नहीं होती है, समाज में उन्हें अच्छी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है। पान वाला खुद शिक्षित नहीं है, वो तंबाकू और उसके दुष्प्रभावों को नहीं जानता है, पान ठूसा हुआ है। देखिए आज गुटखा खाए, पान खाए वाले व्यक्ति से कभी टॉकिंग करें, वो मुंह में लेकर बोलते हैं, वो तभी थूकेंगे जब वो बात का वजन उनकी गुटखे या पान की कीमत से अधिक होगा, नहीं तो उसके महत्व को ज़्यादा देंगे, आपकी बातों को नहीं। ऐसे व्यक्ति से दूरी बना के ही रहना भलाई है। लेकिन फिर भी ये हालदार साहब के मन में जिज्ञासा थी, क्योंकि पान वाले के सामने ही मूर्ति थी। अगर उनके प्रश्नों का कोई उत्तर बता सकता था तो पान वाला ही था। पान वाले का व्यक्तित्व है, ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा गया है। इस चैप्टर को आप बारीकी से भी पढ़ना है, क्योंकि MCQ भी आता है और विस्तृत प्रश्नों में पूछा भी गया है। पान वाले का एक रेखा चित्र या व्यक्तित्व का चित्र प्रस्तुत करें, इसलिए याद रखेंगे आप सभी। पान वाला काला मोटा खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब से प्रश्न सुनकर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोत थिरकी, पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और लाल बत्ती सी यानी काली उसके जो दांत थे दिखाकर बोला, ये कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। हालदार साहब अभी भी नहीं समझ पाए। तब पान वाले ने बताया कि कोई ग्राहक आ समझे, ग्राहक आ गया समझो। ग्राहक का मतलब ग्राहक आ गया, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसे मूर्ति वाले को दे दिया और दूसर बैठा दिया। कहते कोई ग्राहक आ गया और उसे उस तरह के चश्मे की आवश्यकता है, तो वह उसके पास वो चश्मा उपलब्ध नहीं है, इसलिए उन नेताजी के चश्मे से वह निकाल कर वो चश्मा दे देता है उसे, और फिर उस जगह पे दूसरा चश्मा लगा देता है। अब हालदार साहब को कुछ बातें समझ में आ गई कि एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत भी करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। आप देखिए नेताजी की अधिकतर मूर्तियों पे बिना चश्मे की कोई मूर्ति आपने, कोई कैलेंडर, कोई फिगर आपने नहीं देखा होगा। वो छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पे फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है, वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है, ज़रूरत होती है, जैसा मूर्ति पे लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पे लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है। समंतर नेताजी से क्षमा मांगता है कि मेरे पास बस एक ही है, इसलिए क्षमा मांगते हुए दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है, कितना अच्छा आइडिया है। लेकिन भाई एक बात समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया।
दूसरा चश्मा आखिर ओरिजिनल क्यों चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर नेताजी के पास वास्तविक चश्मा होता, ओरिजिनल चश्मा होता, पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, दोपहर का समय था, क्या इसके बारे में हवलदार साहब को जानकारी मिल पाई कि क्या क्या कारण था, या कि कैप्टन वास्तव में आज़ाद हिंद फौज का रिटायर सिपाही था, या उसे सम्मान मिला कि नहीं मिला, क्या हमेशा इस तरह लोगों के अंदर भावनाओं का विकास हो पाया कि नहीं, कैप्टन के बाद भी नेताजी को कोई चश्मा लगाता रहा। इन सभी के लिए हम सभी नेक्स्ट भाग में अध्ययन करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।